चलो ध्यान दो, देखो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आईटी वालों के लिए ये चैप्टर 3 है, कंप्यूटर वालों के लिए चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 का नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें क्या ल्यूना का है, इसमें क्या क्या हमको देखना है। देखो 4.1 में हमको देखना है द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, या इसको हम बोलते हैं 4 Ps। तो इस पे 2 मार्क्स को आ सकता है या 4 मार्क्स को आ सकता है। ठीक है, अभी जो हम देखेंगे तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए क्या लिखना है वो भी नोट्स में मैंने दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर है आपका मैट्रिक्स फॉर साइज एस्टिमेशन। इसमें 2 पॉइंट्स है, एक है आपका एलओसी और एक है आपका एफपी। एफपी का मतलब है आपका फंक्शन ऑफ कोड, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो इस पे दोनों में से एक कोई तो पूछते हैं आपको एग्जाम में। फिर है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन अप्रोचेस। टोटल इसमें 1 2 3 4 5 5 अप्रोचेस है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक, एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल। और फिर है कोकोमो 1 कोकोमो 2। तो कोकोमो 1 और कोकोमो 2 का न्यूमेरिकल्स आपको आता है, या तो थ्योरी नहीं तो न्यूमेरिकल्स आपको आएगा। एंड लास्ट में है आपका रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमको देखना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, रिस्क मिटिगेशन एंड रिफाइनमेंट, और लास्ट में है आपका RMM प्लान। लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ये हमको देखना है। आईटी वालों को अगर सिलेबस में आए तो आईटी के इसमें क्या क्या कॉमन है देखो। 4 Ps उनको भी है, LOC FB ये भी है। आईटी वाल्यांना फक्त 4.3 वाला पोर्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट कोकोमो 1 कोकोमो 2 मॉडल दिया है। उसके बाद रिस्क टाइप्स ऑफ रिस्क एंड RMM स्ट्रैटेजी, तो ये और ये सेम है। और फिर आपको दिया है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, बेसिक प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी CPM एंड PRT। तो ये वाला टॉपिक कंप्यूटर वालों को चैप्टर नंबर 5 में है, दोनों टॉपिक। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, टाइमलाइन चार्ट क्या होता है, गैंट चार्ट क्या होता है, तो ये सब आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है कंप्यूटर वालों को। लेकिन आईटी वालों को ये सब चैप्टर नंबर 3 में दिया है। और फिर आईटी वालों का चैप्टर नंबर 4 एंड 5 पूर्ण सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टेस्टिंग वाला बेसिक है, जो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में नया सब्जेक्ट है, वो इनको अभी 2 चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले हाँ तो फोटो ले लो अगर जिनको लिखना है तो। पण ये सिलेबसच आहे, काय असं वेगळं नाही आहे, पण असू द्या तुम्हाला एक आइडिया येईल क्या है क्या नहीं। क्योंकि आज का मेरा टारगेट है कि ये 4.1 और 4.2 एंड करने का। चलो लिखो, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। डिस्क्राइब 4 Ps ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क्राइब 4 Ps ऑफ मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम या सिस्टम। बेटा द फर्स्ट वन, फर्स्ट बटन। ठीक है, 4 Ps फिर से बोल रहा हूँ, जो लेट आए 4 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। एकदा वाचतं तर तुम्हाला ते लक्षात येईल। सिंपल 4 Ps क्या है देखो, लिखो फर्स्ट वन। इथे तुमच्याकडेच करा तो फॅन। लिखो फर्स्ट, फर्स्ट फैक्टर है द पीपल फैक्टर। पीपल फैक्टर में कौन कौन आएगा, तो डेवलपर है, एंड यूजर, कस्टमर, मैनेजर, टेक्नोक्राफ्ट, तो ये आ सकते हैं आपका पीपल फैक्टर में। लिखो पीपल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन आदि समझून घ्या कि मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का 4 Ps को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया है, तो कौन से 4 Ps है जो इंपॉर्टेंट है आगे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। तो पहला P है पीपल फैक्टर। सो द पीपल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज डेवलप अ पीपल CMM। ये वाला पॉइंट लिखना ही है।
तो मैनेजमेंट लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट फैक्टर क्या है, पीपल, क्योंकि लोग रहेंगे तो ही हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेव्हलप करेंगे. जसं तुम्ही म्हणतात चैट जीपीटी है, एआई है, लेकिन इस सबको डेवलप किसने किया है, तो ह्यूमंस ने डेवलप किया है. तो पीपल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So people factor is very important. So it's develop a people CMM model. सेम लिंक है, सेम. CMM का फुल फॉर्म लिखा है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. और फिर ये मॉडल में वो क्या क्या काम करते हैं तो वो यहाँ पे दिया है. सो पीपल CMM डिफाइंस फॉलोइंग कीज प्रैक्टिस एरियाज फॉर सॉफ्टवेयर पीपल. जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहता है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेगा तो ये एक क्या है, एक टाइप का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिर वो क्या काम करते हैं, तो वो स्टाफिंग का काम करते हैं. स्टाफिंग का मतलब क्या, किसको रिक्रूट करना, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये वाला पार्ट वो सिखाते हैं. जिनको अभी हमने रिक्रूट किया तो उनको कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन का सिखाना. वर्क एनवायरनमेंट के बारे में उनको बोलना. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन डेवलपमेंट, वर्क ग्रुप डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, टीम कल्चर डेवलपमेंट, ये सब बातें होता है इसमें पीपल CMM मॉडल में. ठीक है. लिखो फिर से. पीपल CMM डिफाइंस फॉलोइंग की प्रैक्टिसेस एरियाज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब रिक्रूट करना. कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वर्क एनवायरनमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन डेवलपमेंट, वर्क ग्रुप डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, टीम कल्चर डेवलपमेंट. और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ये मॉडल को जब अप्लाई कर लिया, सो ऑर्गेनाइजेशन दैट अचीव हाई लेवल ऑफ पीपल CMM कैन इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. और उसके बाद फिर वो जो हमने चैप्टर 1 में देखा सॉफ्टवेयर वो प्रैक्टिसेस CPM CD, तो ये सब होने के बाद फिर नेक्स्ट उनका स्टेज क्या है कि ये प्रैक्टिसेस को क्या करो, इम्प्लीमेंट करो. लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ये सब बातें करना पड़ेंगी. उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. तो जो हम देख रहे हैं पहला फैक्टर है पीपल फैक्टर. तो पीपल फैक्टर में इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये सब लोग इंपॉर्टेंट है. हाँ, डेवलपर रहेगा, कस्टमर रहेगा, एंड यूज़र रहेगा, टेक्नोक्राफ्ट रहेगा. टेक्नोक्राफ्ट मतलब क्या, जो सब टेक्निकल बातें देखता है वो. ठीक है. एनालाइजर रहेगा, प्रोग्राम राइटर रहेगा, वो सब. तो वो सबको ये ट्रेनिंग ये सब देना इंपॉर्टेंट है. तो वो आता है आपका पहला फैक्टर, दैट इज पीपल फैक्टर.
वर्क ग्रुप डेवलपमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, टीम और कल्चर डेवलपमेंट। चलो जा रहा हूँ मैं आगे, जो लेट आए फोटो ले लो। ऑनलाइन वाले जा रहा हो बेटा आगे। नेक्स्ट वन है आपका द प्रोडक्ट, नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्रोडक्ट फैक्टर। Product is any software that has to be developed. Product is any software that has to be developed. It is the scope of the software that is proposed to solve the requirements of the user. हाँ, प्रोडक्ट का मतलब पहले हमने लिखा 2 लाइन में कि प्रोडक्ट का मेन फंक्शन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड मेन फंक्शन क्या है वो लिखा। क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिया वही हमने क्या किया, उसको बना के दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो बिफोर अ प्रोजेक्ट कैन बी प्लान, बिफोर a project can be planned, product objectives, and scope should be established. Before a project can be planned, product objective and scope should be established. टेक्निकल मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट शुड बी आइडेंटिफाइड, क्या क्या टेक्निकल बातें उसमें लगेगा वो आइडेंटिफाई करना है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन शुड बी कंसिडर्ड, ये अगर नहीं हुआ तो दूसरा क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। हाँ, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन पे काम नहीं करना है, अल्टरनेटिव भी आपको ढूंढना पड़ेगा और जो प्रॉफिटेबल रहेगा उस पे ही हम काम करेंगे। फिर लिखा है मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव क्यों, तो टू आइडेंटिफाई द ओवरऑल गोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई द ओवरऑल गोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड लिखा है स्कोप क्यों हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसका फंक्शन, तो टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी डेटा, फंक्शंस एंड बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइज द प्रोडक्ट। हाँ, कोई भी प्रोजेक्ट का हम स्कोप डिफाइन करते हैं, तो स्कोप क्यों डिफाइन करते हैं, तो उसका मतलब लिखा है टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी डेटा, फंक्शंस एंड बिहेवियर्स दैट कैरेक्टराइज द प्रोडक्ट। और जो हमने लिखा कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन शुड बी कंसिडर, तो अल्टरनेटिव में हो सकता है आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा या जो बेस्ट अप्रोच रहेगा उसको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोडक्ट लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट में आप पहले उसका डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना है। एक रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव, एक रहेगा उसका स्कोप और एक रहेगा उसका अल्टरनेटिव्स। तो ये 3 बातें याद रखो, फिर आपको लिखते आएगा।
ठीक है, जाओ। चलो जा रहा हूँ आगे। तीसरा है, पहला था पीपल, दूसरा था प्रोडक्ट, तीसरा है अभी आपका प्रोसेस। A software process provides a framework from which a comprehensive plan for software development can be established. A software process provides a framework from which a comprehensive plan for software development can be established. हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? सॉफ्टवेयर प्रोसेस लगेगा। प्रोसेस को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। Second one, a small number of framework activities are applicable to all software projects. A small number of framework activities are applicable to all software projects regardless of their size or complexity. मतलब साइज बड़ा हो या छोटा हो, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आपको लगेगा। प्रोजेक्ट आपका सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आपको लगेगा। और अगर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ लग रहा है तो उसके लिए क्या लगेगा? प्रोसेस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, ये दो स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो इसके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये दो पॉइंट का मतलब क्या लिखा है, फक्त लिहिण्यात वेळ घालू नका, समझ के भी लिखो। प्रोसेस का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या लगेगा? प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज लगेगा। और प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट कौन करेगा? प्रोसेस। ठीक है, तो वो दो पॉइंट के लिए ये मतलब हमने लिखा है। तो प्रोजेक्ट आपका सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी लगेगा मतलब लगेगा। और उसको सपोर्ट कौन करेगा? प्रोसेस। आणि मग प्रोसेसमध्ये काय आहे तो वो हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है। प्रोसेस क्या स्पेसिफाई करता है? तो प्रोसेस स्पेसिफाइज पॉलिसीज, क्या पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स, क्या क्या प्रोसीजर्स लगेगा, फिर इसके लिए क्या टूल्स लगेगा, कौन से टेक्नीशियन लगेगा। तो टूल्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये डिफाइन करता है आपका प्रोसेस। आणि हेच ते आपण याच्यात दिलं ना पहले, इसमें पीपल में हमने लिखा ये मॉडल, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज स्टैंडर्ड मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोसेस सपोर्ट करो। और फिर इसमें एक्टिविटीज मध्ये अजून काय है, तो अम्ब्रेला एक्टिविटी, वो उसमें देखा ना हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में, और क्या था? अम्ब्रेला एक्टिविटीज। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज को भी सपोर्ट कौन करेगा? प्रोसेस। कॉलेजला कुठलं चालू चॅप्टर? फोर्थच चालू। हाँ, आईटी वालों का ये थर्ड है। हाँ, जो लेट आले आईटी वाले स्टूडेंट, आपका ये थर्ड चैप्टर है। आणि तुमचं जर युनिट टेस्ट लवकर होणार असेल तर प्लीज कॉलेजवाल्यांकडनं लवकर क्वेश्चन बँक घ्या, म्हणजे मला तसं शिकवायला लागेल। सर दुसरी युटी 13, 14, 15 सांगितली आहे आम्हाला. 13, 14, 15, 30।
तुमचं डीवायला पण चलो नेक्स्ट लास्ट वन प्रोजेक्ट लिखो लास्ट वन लास्ट फैक्टर है द प्रोजेक्ट फैक्टर a project defined as an activity a project defined as an activity that has a definite start and definite end and it requires multiple resources प्रोजेक्ट का डेफिनेशन हमने लिखा अ प्रोजेक्ट डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट हैज अ डेफिनाइट स्टार्ट एंड डेफिनाइट एंड एंड इट रिक्वायर्स मल्टीपल रिसोर्सेज सेकेंड वन टू मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी we conduct planned and control software projects to manage complexity we conduct planned and controlled software projects तीसरा पॉइंट मैं जितना भी मॉडल आंसर देखा तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना ही है कि सक्सेस रेट क्या है और नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमको लिखना है फिर ये जो प्रोजेक्ट का फेल्योर हो रहा है तो वो किसके वजह से हो रहा है वो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है तो सक्सेस रेट फॉर प्रेजेंट डे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मे हैव इम्प्रूव but our project failure rate remains much higher than it should be हाँ ये इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो तुमचं कुठलं प्रेझेंटेशन आहे आता मध्येच असं ह्या बाकीच्या कॉलेजलाच नाही आहे का जाऊ ठीक है एंड और फिर इसमें लिखना है टू अवॉइड प्रोजेक्ट फेल्युअर देखो सिंपल दिसायला ते खूप मोठा आंसर दिसतंय लेकिन समझा तो आपको लिखते आएगा हाँ थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा कि टुडे सक्सेस रेट क्या है तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है लेकिन ज़्यादा क्या हो रहा है फेल्योर हो रहा है और नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है तो अगर प्रोजेक्ट फेल्योर हो रहा है तो अगर आपको उसको अवॉइड करना है तो अवॉइड करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो तो वो ये पॉइंट में आपको लिखना है ठीक है देखो मैं बात भी कर रहा हूँ सो टू अवॉइड प्रोजेक्ट फेल्यूर to avoid project failure
A software project manager and software engineer must avoid a software project manager and software engineer must avoid a set of common warning signs. अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में ही कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो भी चलो देखा जाएगा क्या होगा, ये वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए. तो अ सेट ऑफ कॉमन वॉर्निंग साइन्स. हां जसं तुमचं आता कधी होतं तुमचं स्टुडंटला की ठीक आहे सब्जेक्ट इजी है बाद में देख लेंगे. हाँ बाद में फिर वो बाद में कभी आता नहीं है. सेकंड, अवॉइड अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स. हाँ म्हणजे मला प्रोजेक्ट बड़ा है और आपने बोल दिया कस्टमर को कि मैं 10 दिन में दे दूंगा, ठीक है, लेकिन 10 दिन में पॉसिबल ही नहीं है, उसको हो सकता है 1 महीना लगेगा. हाँ लेकिन कस्टमर को खुश करने के लिए आपने बोल दिया कि 10 दिन में होगा. हाँ तो ये आपको अवॉइड करना है अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट स्केड्यूल्स. फिर अवॉइड इनएडिक्वेट टेक्निकल स्किल्स. हाँ जैसे कुछ बंदों को आपने हायर किया लेकिन उनमें वो स्किल ही नहीं है तो वो आप अवॉइड करो. एंड अवॉइड इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. ठीक है, तो ये सब बातें को जब आप अवॉइड करोगे तो फेल्योर रेट क्या हो जाएगा आपका, कम होगा. ठीक है, तो पहले 3 इसमें क्या अवॉइड करना वो लिखा है और सेकंड इसमें एंड अंडरस्टैंड द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स दैट लीड टू अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. क्या इंपॉर्टेंट है पहले आप उस पर फोकस करो, ठीक है, तो सक्सेस रेट आपका बढ़ेगा. हाँ जसं तुम्ही स्टडी करताना जो टॉपर बंदा है तो पहले वो देखता है कि कौन सा चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है तो पहले वो स्टडी करता है, उसके बाद फिर दूसरा. ठीक है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले हम उस पर फोकस करेंगे. डेवलप अ कॉमन सेंस अप्रोच फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट. तो चॅप्टर 3च्या नोट्स दिल्या होत्या का, तुम्हाला आणलंय का, आहे का, आय टी वालों को बोल रहा हूँ. दिल्या मी.
ठीक है, चलेगा। तो 4 मास के लिए ये है। 2 मास के लिए आया तो क्या लिखना है मैंने नोट्स में दिया है। हाँ, अगले वीक में हम चैप्टर 4 का नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आईटी वालों को तो चैप्टर 3 का नोट्स दे दिया है, उसमें ये है। ठीक है, 2 मास का क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, डिस्क्राइब 4 P's ऑफ मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम गिविंग देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो उसमें आपको फिर पीपल के बारे में लिखना है एक लाइन में। पीपल कंसिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, टीम लीडर्स एंड सॉफ्टवेयर टीम, खत्म, इतना ही लिखना है। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप शुड बी एस्टेब्लिश बिफोर अ प्रोजेक्ट कैन बी प्लान, जो हमने थोड़ा डिटेल में लिखा। तीसरा है प्रोसेस, द सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फ्रॉम विच अ कॉम्प्रेहेंसिव प्लान फॉर सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट कॅन बी एस्टॅब्लिश, ते एकच लाईन तुम्हाला लिहायची आहे. अँड लास्ट वन, प्रोजेक्ट, तो प्लॅनिंग अँड कंट्रोलिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डन फॉर वन प्रायमरी रिझन, इट इज द ओनली known way to manage complexity. In a 1998 survey, 26% of software projects failed and 46% experience cost and schedule overruns. मतलब प्रोजेक्ट फेल्योर रेट क्या है वो आपको बस एक लाइन में लिखना है. ठीक है, तो 2 मार्काला आलं तो उतना लिखना है. 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको फिर ये थोड़ा डिटेल में लिखना है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम. ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट वन है मैट्रिक्स फॉर साइज एस्टिमेशन. प्रोजेक्ट का साइज क्या रहेगा, कितना बड़ा है, तो वो हम कैसे मेजर करते हैं. मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मेजरमेंट. ठीक है, तो साइज, प्रोजेक्ट का साइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए 2 टेक्निक दिया है. तो पहला है आपका LOC, दैट इज लाइन ऑफ कोड, और दूसरा है आपका फंक्शन पॉइंट्स, दैट इज FP. हे झालं का तुमचं, IT वाल्यांचं झालं काय. ते कोकोमोचे घेणारे आहे का टाळले. ऑल द बेस्ट. चलो लिखो, पहला है लाइन ऑफ कोड. देखो विंटर 19 समर 22 में आया ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन LOC एंड FP, दॅट इज लाइन ऑफ कोड अँड फंक्शन पॉईंट. तो लाइन ऑफ कोडचे 3-4 पॉईंट्स आणि फंक्शन पॉईंटचे 3-4 पॉईंट्स, असं तुम्हाला 4 मार्क्स मिळतील. आता काल फोन केला होता, मी कसं सांगू आता काय, ऑफिस बंद झालं. यांना आधी उचलत नाही आणि आता जाग आली तर. लिखो, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखना. LOC इज द सिंपलेस्ट अमंग ऑल मेट्रिक्स अवेलेबल टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट साइज. आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा ना, तो प्रोजेक्ट में टोटल कितना कितना लाइन ऑफ कोड है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोड. वो सब मेजर करना है. ठीक है, म्हणजे तुमचा आता 10 लाईनचा कोड असेल तो टोटल लाइन्स कितना है 10, तो वो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोड. हाँ, लेकिन फिर उसमें कौन सा लाइन कंसिडर करना है, कौन सा इग्नोर करना है, वो अगले पॉइंट में लिखा है. पहले ये तो लिखो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सेकेंड पॉइंट, project size is estimated by counting the number of source instructions in the develop program. Project size is estimated by counting the number of source instructions in the develop program.
थर्ड वन, लाईन्स यूज फॉर कमेंटिंग द कोड अँड हेडर लाइन शुड बी इग्नोर्ड. हाँ, जसं तुम्ही एखादा प्रोग्राम लिखा और फिर यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं ना, MIC में था आपको. हाँ, या कौन सा भी प्रोग्राम आप लिखते हो तो कमेंट्स लिखते हो कि वो लाइन का मतलब क्या है. तो अगर जब हम लाइन ऑफ कोड कर रहे हैं, हम साइज मेजर कर रहे हैं, तो आपको बस उतना ही मेजर करना है, ये वाला लाइन आपको मेजर करना नाही आहे. ठीक आहे, मग हे 100 लाईन असतील तर त्याला इग्नोर करा. तो लाइन यूज फॉर कमेंटिंग द कोड एंड हेडर लाइन शुड बी इग्नोर्ड. या जो ब्लैंक है वो ब्लैंक को भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना है. तो फोर्थ पॉइंट में टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन दिया है, वो हम लिखेंगे. LOC defined as LOC defined as the number of delivered lines of code the number of delivered lines of code, comma, excluding comments and blank lines, excluding comments and blank lines. जाओ आगे. फिफ्थ लिख, हेडर वेगवेगळे. हां, हेडर फुटर माहिती ना तुम्हाला, ते काउंट नहीं करायचं, उसको इग्नोर करने का. हाँ, उसके बाद लिखो नेक्स्ट वन, LOC कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रेडिक्ट. LOC can also be used to predict program complexity, comma, development effort, programmer performance, and so on. LOC can calculate. नेक्स्ट वन लिखो, LOC can calculate errors per KLOC. हाँ, के का मतलब है किलो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 लाइन्स ऑफ कोड. LOC क्या कैलकुलेट करता है, तो एरर्स पर KLOC, डिफेक्ट्स पर KLOC, एंड कॉस्ट पर KLOC.
ठीक आहे, हा वाला पॉईंट फक्त मी रीड करतो, लिखो मत. टेक्स्टबुक में दिया है. LOC is a simple matrix count number of lines of code in a program. Several variation to count lines of codes are, मतलब लाइन्स ऑफ कोड काउंट करने के लिए अलग अलग वेरिएशंस हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि पहला है काउंट ओनली एग्जीक्यूटेबल लाइन्स, उतना ही हम काउंट करेंगे. दूसरा काउंट एग्जीक्यूटेबल लाइन्स प्लस डेटा डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन वहाँ पे दिया है वो भी हम कर सकते हैं. तीसरा काउंट एग्जीक्यूटेबल लाइन्स डेटा डेफिनेशन एंड कमेंट्स, ये हो गया. तीसरा चौथा एक्झिक्युटेबल लाईन्स डेटा डेफिनेशन कमेंट्स अँड प्लस जॉब कंट्रोल लँग्वेज. पाचव्यामध्ये परत काउंट्स लाइन्स ॲज फिजिकल लाइन्स ऑन एन इनपुट स्क्रीन. तो असे वेगवेगळे वेरिएशंस आहेत, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो. हाँ, पहला क्या बोला, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल लाइन्स काउंट करो. दूसरे में क्या बोला, एग्जीक्यूटेबल लाइन्स प्लस डेटा डेफिनेशन. तीसरे में क्या काउंट किया, एग्जीक्यूटेबल लाइन्स डेटा डेफिनेशन एंड कमेंट्स. तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं. हाँ, लेकिन पहले इसमें हमने क्या लिखा कि नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि हम उसको अवॉइड करते हैं. लेकिन कुछ कुछ इसमें क्या है, ये सब बातें भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. तो असं तुम्ही लिहू शकता. ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड LOC. तो अभी ना एक मॉडल आंसर में क्वेश्चन क्या था 4 मार्क्स के लिए, एक्सप्लेन LOC विथ एग्जाम्पल, ऐसे उन्होंने दिया था. तो LOC का एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स और एग्जाम्पल नॉर्मल एग्जाम्पल लिखने के लिए था आपको 2 मार्क्स. ऐसे 4 मार्क्स आपको मिलता है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सिंपल एक्झाम्पल. मग तुम्ही म्हणाल की सर हे सगळं आम्हाला पाठ करायचं आहे का, तर बिल्कुल नहीं. ये क्या है, दीज आर इनपुट. ठीक है, तो इसमें कितना लाइन्स है वो बस लाइन का नंबर हमने लिखा है, और फिर टोटल एस्टिमेटेड कितना रहेगा, तो ये सबका टोटल किया तो ये आता है. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मध्ये हे नका लर्न करू. ये क्या है, ये आप लर्न करो. ये लर्न करने के बाद फिर आपको ये एज इट इज, मतलब कुछ भी आपको फेंकना है कि कितना लाइन्स रहेगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं LOC विथ एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये वाला लिख लो. त्यांनाच पाहिजे होतं. तो तिकडचा करा, मग तुम्हाला पाहिजे असेल तर तो. हां, हे पाठच करायला लागेल. पण काय नाही, सिंपल आहे, सांगतो ना मी. यूजर इंटरफेस एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़, यूज़र इंटरफेस एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़, उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना. यूज़र इंटरफेस के लिए आप क्या लिखते हो, यूज़र इंटरफेस मतलब प्रोग्राम को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियस आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा. बराबर. तो यूज़र इंटरफेस एंड कंट्रोल फैसिलिटीज़ के लिए कितना लाइन ऑफ कोड लगेगा, तो 2300. 2 डायमेंशनल जोमेट्रिक एनालिसिस के लिए कितना लगेगा, 5300. फिर आपका 3D है, उसके लिए कितना लगेगा, 6800. डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए कितना लगेगा, ये. कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्प्ले फैसिलिटीज़ के लिए कितना लगेगा, ये. पेरिफेरल कंट्रोल फंक्शन, पेरिफेरल मतलब माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, उसको अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए इतना नंबर ऑफ लाइन कोड लगेगा. डिज़ाइन एनालिसिस मॉडल्स के लिए इतना लगेगा. एंड एस्टिमेटेड LOC फिर कितना है, तो ये सब का टोटल किया तो वो कितना आता है, 33,200. ठीक है, तो ये नॉर्मल आहे, हे पण असं रट्टा नका मारू, याच्यातले 4-5 दिले तरी चालेल. क्योंकि सेम आंसर मैंने इसमें दिया है आपको नोट्स में. राइट विथ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन लाइन ऑफ कोड बेस एस्टिमेशन, असा क्वेश्चन आला आहे. तो ये वाला फंक्शंस है और ये वाला आपका वो लाइन ऑफ कोड है. जैसे अभी आगे हम देखने वाले ना फंक्शन पॉइंट, तो फंक्शन पॉइंट में हमको क्या करना पड़ता है कि क्या उसका फंक्शन है, तो ये सब फंक्शन है, और वो फंक्शन के लिए कितना लाइन ऑफ कोड लग रहा है, तो वो ये है, ऐसा ही है. मग हे घेतलंच नाही का तुमचं. बस.
टेस्ट का जो मैंने डाला तो प्लीज सिरियस होके जा, नहीं तर मला पॅरेंट्सला कॉल करायला लागेल, नाही तिकडे बोलवायला लागेल. ठीक है, थर्ड ईयर है आपका, इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना ही है. हाँ, आपको वो चॅनलाइज करने के लिए मैंने ये सब टेस्ट रखा है आणि मी आठवडाभर तसंच करणार आहे. आणि दिवाळीत पण मी तुम्ही मला शिव्या द्याल, मी पण गावी जात नाही आहे कारण तुमचं एक्झाम लगेच आहे. तर दिवाळीत पण मी 2 किंवा 3 तास बॅच घेणार आहे. ठीक आहे, तो आपको आना ही आहे. जे गावाला जातील तर ऑनलाईन करा, काही इश्यू नाही. ठीक आहे, 10 ते 12 12:30 असाच वेळेमध्ये घेईल, म्हणजे संध्याकाळी तुम्ही फ्री असाल. ठीक आहे, पण इग्नोर करू नका, तुम्हाला यायलाच लागेल. हां, क्योंकि कारण लगेच तुमचं प्रॅक्टिकल आहे, नंतर प्रॅक्टिकलमध्ये मला बॅचेस नाही घ्यायच्यात. तुम्ही येणारच नाही बॅचेस जरी मी ठेवल्या तर. त्याच्या आधी सिलेबस कंप्लीट करून आणि मग आपण मेन रिव्हिजनवर जास्त फोकस करू. ठीक आहे, अजून ते फायनल अजून टाइम टेबल नाही आलं ना काय, तरी काय 11 नोव्हेंबर काहीतरी आहे ना. ठीक है, जाओ आगे, ऑनलाईन वाले जाओ बेटा. काय झालं, जाऊ का. हा लिखो नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन लिखो FP, दैट इज फंक्शन पॉइंट. साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लिखो, पहला पॉइंट. साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. असं एक्झाममध्ये लिहू नका, ये इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Size of software product is directly proportional to number of different functions or features. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नका लिहू, डायरेक्टली डिपेंडंट. अरे मी येतो तिकडे, मी सगळं खोडून मी लिहितो तिथे. डायरेक्टली डिपेंडंट ऑन number of different functions or features. ठीक है, लाइन ऑफ कोड में हम कितना लाइन से वो करते हैं, इधर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना है उस पर हम डिसाइड करेंगे प्रोजेक्ट का साइज. हाँ, इसके लिए हमने लिखा लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस और फीचर्स. सेकेंड पॉइंट, ईच फंक्शन व्हेन इनोव का मतलब each function when invoke reads some input data and transforms it to the corresponding output data. तो इसका एग्जाम्पल लिखा है, issue book feature of library automation software, take name of the book as input and it display its location and number of copies available. ठीक है, अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट का अगर कुछ ऐप है या ऑटोमेशन है, तो अगर मैंने वो बुक का नाम लिखा तो वो क्या दिखाएगा आपको कि उसका कितना कॉपीज अवेलेबल है और वो बुक कौन से लोकेशन पे है. ठीक है, आई बात समझ में. तो ये क्या हो गया, उसका एक हो गया इनपुट, और आउटपुट में आपको ये इतना वो दिखाएगा. हाँ, तुम्ही फक्त काय टाकलं, फक्त नाव टाकलं, लेकिन आउटपुट में उसने क्या दिखा आपको,
कितना उसका कितना कॉपीज अवेलेबल है और उसका लोकेशन कहाँ पे है। तर ते रेड झालंय का थोडंसं पुढे हळू. नेक्स्ट लिखो 10 combination of number of input and output data value to a system gives some indication of number of functions supported by the system. ठीक है, तो जो हमने एग्जाम्पल लिखा उसी का पॉइंट हमने लिखा है. ठीक है, तो मैंने इनपुट एक ही दिया लेकिन आउटपुट में आपको वो दो तीन फीचर्स दिखाएगा, तो उसका कॉम्बिनेशन मिलके आपको क्या हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्ट का साइज कितना है. So thus combination of the number of input and output data value to a system gives some indication of the number of functions supported by the system. Recording in progress. Next point, size is also dependent on number of files and number of interface. Yes. झालं? Size is also dependent on number of files and number of interfaces. Total number of files कितना है, कितना इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हो. हाँ, इंटरफेस मतलब वो OSI में हमने देखा कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या बैच लाइन इंटरफेस है, तो उस पर भी आपका साइज डिपेंड है. ठीक है, और फिर साइज कैलकुलेशन करने के लिए फिर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं, तो नंबर ऑफ, पहले बोलता हूँ बाद में लिखो, नंबर ऑफ यूज़र इनपुट्स, नंबर ऑफ यूज़र आउटपुट्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस. ठीक है, ये सब कैलकुलेशन होगा और उसके बाद फिर क्या बनता है, आपका फंक्शन पॉइंट बनता है. ठीक है, तो ये लिख लो, इंक्वायरीज. परत गेलं का तू?
ठीक है, इसका फॉर्मूला भी वो भी लिख के देता हूँ. थोडंसं त्याला धक्का दे असं त्या. हाँ, ये वाला लिखो बेटा. फंक्शन पॉइंट का फॉर्मूला काउंट टोटल क्या है बोलता हूँ, इंटू 0.65 प्लस 0.01 समेशन ऑफ एफ आय. ये सब व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. हां, हे कसं आलं ते तुम्हाला नाही आहे, मला विचारू पण नका. तो 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेशन ऑफ एफ आई. एफ आई का मतलब होता है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर. हाँ, तो टेक्स्ट बुक में ये टोटल 1 से लेके 14 आपको फैक्टर दिया है एडजस्टमेंट फॅक्टर. तो उसमें का कौन सा फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे आएगा. ठीक है, पण त्याची इतकी गरज नाही आहे, इतना डिटेल में जाओ मत आप. फक्त फॉर्मूला लिहिला तरी तुम्हाला मार्क्स मिळतील. ठीक है, ये काउंट टोटल कहाँ से आया, तो ये जो है ना नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना लगेगा, तो उसका टोटल. त्याच्यामध्ये पण परत सिंपल, एवरेज आणि कॉम्प्लेक्स असे टाइप आहेत. ठीक है, तो सिंपल कितना है तो 2 है, कॉम्प्लेक्स कितना है तो 1 है, एवरेज किती है तो है. पण एवढं डिटेलमध्ये जाऊच नका, उतना आपको सिलेबस में नहीं है. इतना बस याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला लिखना है. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा क्या, तो नहीं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा. फॉर्मूला पण असू द्या, थोडं चांगलं इम्प्रेशन पडेल. हे असं दिलंय पुस्तकात, पण याची गरज नाही आहे. Recording stopped.